Hello students, this is Ravindra Jagid and welcome to our online classes. Our today's topic is formation of complex sentences. In the last class we have discussed how can we form complex sentence using simple sentences, using noun clause यानी noun clause को काम में लेते हुए हम किस प्रकार से complex sentence बना सकते हैं, या फिर सेकंड हमने देखा noun clause के बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लोज के साथ हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो एडजेक्टिव क्लोज में हम पढ़ चुके हैं हु और हुम का प्रयोग, यानी हु के साथ किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है और हुम के साथ हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। टुडे वी विल डिस्कस हुज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हुज को, विच को और वेयर को। तो देखिए कि हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी। मोस्टली इट विल बी यूज्ड टू शो पोजीशन, यानी पोजीशन दर्शाने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हुज का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर भी यानी आपको देखना है कि ब्लैंक से पहले, यानी जहां पर आप हुज का प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले आपको पर्सन लिखना है, फिर उसके बाद में हुज का प्रयोग करके उसके बाद में आपको रिलेशन लिखना है, यानी रिलेटिव्स। यानी जैसे आपको मिलेगा अंकल या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस हमारे पास है, द मैन इज एन इंजीनियर, हिज सन इज माय फ्रेंड। तो आपको देखना क्या है, जैसे कल हमने नोटिस किया था, कल हम देख रहे थे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास एक नाउन है और उस नाउन को प्रदर्शित करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन काम में लिया गया है, या फिर हम कहें इसी नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन क्या है, हिज। हमें चेक करना है कि ये नाउन, ये जो प्रोनाउन है ये कौन से केस में काम में लिया गया है, whether it is subject, object और possessive. If the pronoun is in possessive case, अगर प्रोनाउन possessive केस में है then it means we will have to use whose. तब हमें किसका प्रयोग करना है, whose का प्रयोग करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि द मैन के लिए यहाँ पर हिज आया और हिज क्या है, possessive केस है, यानी possessive केस में लिखा गया है। तो पॉजिटिव केस में अगर लिखा गया है तो इसका मतलब हमें इसे किससे जोड़ना है, हुज से जोड़ना है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हिज जो है वो किस नाउन के लिए है, तो हिज द मैन के लिए है, तो इस द मैन के तुरंत बाद हमें हुज का प्रयोग करना है। तो हमने लिखा द मैन हुज। एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी नाउन हमें मिला है उसी नाउन को हुज के तुरंत बाद लिखना है। तो यहाँ पर इस सन को हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस बन गया द मैन हुज सन इज माय फ्रेंड। फिर उसके बाद में जो पहला सेंटेंस बचा है उसी सेंटेंस का हिस्सा हम काम में लेंगे, इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि द बॉय के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में हिज वर्ड आया है, हिज प्रोनाउन आया है। तो हिज प्रोनाउन कौन से केस में है, ये आपका पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस है तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको हुज के साथ ऐड कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा द बॉय हुज ब्रदर। तो यहाँ पर हमने इस ब्रदर को हुज के साथ लिखा, तो हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो इसी के साथ रहेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद कोमा लगा करके हम पहले सेंटेंस का शेष बचा हिस्सा जो है वो काम में लेंगे। तो यहाँ पर इज ए डॉक्टर कोमा इज वेरी इंटेलिजेंट। ये तो आपका पहला रूल। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल है आपका कि व्हेन वी हैव थिंग, यानी थिंग प्लस हुज प्लस रिलेटेड पार्ट ऑफ द थिंग, यानी मोस्टली यहां तक यानी हुज के प्रयोग तक हमने देखा कि हुज का प्रयोग है, हु का प्रयोग है, फिर हुम का प्रयोग है। मोस्टली हम देख रहे थे कि हमें पर्सन मिलता है, यानी जहां पर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उससे पहले हमें पर्सन लिखना पड़ता था। लेकिन यहां पर इस रूल से थिंग शुरू हो गई, तो थिंग में भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि यहां पर हम थिंग्स किसको मानेंगे, वस्तुएं किसको मानेंगे। तो हम वस्तुएं मानेंगे, हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग ऑल आर द थिंग्स, यानी इंसानों को छोड़ करके जो भी बच गई, यानी वो चाहे जानवर हो चाहे वो वस्तुएं हो, वो सभी की सभी क्या है, थिंग्स हैं। तो अगर हमें थिंग मिलती है तो थिंग के साथ हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है आपको
कि थिंग के तुरंत बाद आपको हुज लिखना है, हुज के तुरंत बाद रिलेटेड पार्ट ऑफ द थिंग लिखनी है। तो यहां पर देखो आपके पास आपको सेंटेंस मिला दिस इज द कार, दिस इज द कार, इट्स पार्ट आर नॉट अवेलेबल हियर। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास नाउन क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास नाउन है कार, कार है। तो कार के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन काम में लिया हमने इट्स। तो इट्स क्या है, ये पॉजेसिव केस है। तो पॉजेसिव केस है तो हम इसको हुज के साथ ऐड कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द कार, पहला सेंटेंस कंप्लीट है। तो यहां पर ध्यान देना कि अगर आपकी जो भी नाउन अगर बाद में आ रही है तो बाद में आ रही है तो जहां तक वो नाउन आ रही है वहां तक का कंप्लीट सेंटेंस हमें लिखना है। तो दिस इज द कार यानी फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द कार, फिर उसके बाद में आपने हुज का प्रयोग किया और हुज का प्रयोग करने के बाद कार से रिलेटेड भाग कौन सा है यहाँ पर, पार्ट्स है, तो पार्ट्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद में आर नॉट अवेलेबल हियर, तो आर नॉट अवेलेबल हियर। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखें, द मैन इज ए टीचर, द मैन इज ए टीचर, आई बोट हिज स्कूटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, इसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन काम में लिया गया है हिज। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हिज मोस्टली तो जैसे ये हिज तो यहां पर आ रहा था, लेकिन अब यहां पर ये बीच में है। तो अब कैसे करेंगे, तो हमें कैसे करना है, द मैन, और द मैन यहां पर हिज के स्थान पर हमने हुज का प्रयोग कर दिया। अब हुज का प्रयोग करने के बाद यानी हुज के बाद में क्या है, स्कूटर है, तो आप यहां पर भी स्कूटर लिखोगे, द मैन हुज स्कूटर लिखा आपने। लिखने के बाद सेकंड सेंटेंस का शेष बचा हुआ हिस्सा, सेकंड सेंटेंस का शेष बचा हुआ हिस्सा क्या था, आई बोट, आपने आई बोट को लिखा। फिर उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा है, तो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पर इज ए डॉग, इज ए टीचर, तो आपने यहाँ पर इज ए टीचर को लिख दिया। तो ये था आपका हुज। हुज के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं विच। तो विच मीन्स होता है जिनका या जिनकी। तो यहां पर विच कैन बी यूज्ड स्पेशली फॉर थिंग्स व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, इन बोथ द कंडीशंस वी कैन यूज विच, दोनों ही स्थितियों में विच का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां पर भी आप विच का प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले वस्तु होनी चाहिए, फिर उसके बाद में पर्सन या फिर वर्ब होनी चाहिए। पर्सन और वर्ब है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो जो प्रोनाउन है आपका वो सब्जेक्टिव केस में अगर आया है तो आप यहां पर वर्ब लिखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो आप यहां पर पर्सन लिखोगे। कैसे, देखो आप, आई बोट ए पेन, आपके पास एक नाउन है आई बोट ए पेन, तो यहां पर आपके पास नाउन है ए पेन। नेक्स्ट, इस पेन के लिए यहां पर प्रोनाउन काम में लिया गया है इट, तो इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो यहां पर इस पेन का प्रोनाउन इट है, तो वेदर इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, या आपका सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव केस में तो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो ऐड करते समय विच के तुरंत बाद में वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ब। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा आई बोट द पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली। आपने देखा कि यहां पर पेन के तुरंत बाद में हमने विच को काम में लिया है, इट को हमने यहां से हटा दिया है, और हटाने के बाद यहां पर बचा वॉज वेरी कॉस्टली, तो वॉज वेरी कॉस्टली। यहां पर आप एक चेंज और देख रहे हैं, वो चेंज क्या है कि ऊपर वाले सेंटेंस में यहां पर ए लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में यहां पर द लिखा है। तो आर्टिकल की क्लास में हमने देखा था कि व्हेन ए नाउन इज डिफाइंड बाय क्लॉज और फ्रेज, जब किसी नाउन को क्लॉज या फ्रेज के द्वारा डिफाइन किया जाता है तो उस नाउन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इस पेन को इस क्लॉज के द्वारा डिफाइन किया गया है कि ये पेन कौन सा है, ये पेन वो था जो बहुत कॉस्टली था। तो यहां पर इसको डिफाइन किया गया, तो इससे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग न करके वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका विच का फर्स्ट रूल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द हॉर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, आई ब्रॉट इट फ्रॉम अ फेयर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नाउन है वो क्या है, द हॉर्स है, और द हॉर्स के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में जो प्रोनाउन आया है वो क्या है आपका इट है।
तो यहां पर इट जो है अब कौन से केस में है, अब इट यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, इट यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है तो विच के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर हम इससे शुरुआत करेंगे। तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस, सबसे पहले आप लिखोगे वो नाउन जिसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन आया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, इट, और वो किसके लिए आया, द हॉर्स के लिए। तो द हॉर्स के तुरंत बाद में हमें विच का प्रयोग करना है। फिर अभी भी मैंने कहा कि विच के बाद में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई ब्रॉट इट को आप यहां से हटा देंगे, फ्रॉम ए फेयर, कोमा का प्रयोग करेंगे, और कोमा का प्रयोग करने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का शेष हिस्सा जो है वो उसके बाद में ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपका बन जाएगा कि द हॉर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। यह आपका सेंटेंस होगा। नेक्स्ट रूल है विच में, सेकंड रूल, व्हेन वी हैव अ प्रीपोजिशन विद अ प्लेस, यानी जब किसी स्थान के साथ अगर हमें कोई प्रीपोजिशन मिली है तो उस प्रीपोजिशन को काम में लेते हुए हम वहां पर विच का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहां पर आप देखिए, द रूम इज वेरी स्पेसियस, द रूम इज वेरी स्पेसियस, आई लिव इन इट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि द रूम के लिए यहां पर इट वर्ड आया है और इट से जस्ट पहले यहां पर इन आ गया। तो ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस इन प्रीपोजिशन को काम में लेते हुए आप यहां पर विच का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, ध्यान देना कि यहां पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहां पर इट जो है वो किसके लिए आया था, इट आया था यहां पर द रूम के लिए। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि रूम के लिए आपको विच का प्रयोग करना है। तो रूम के लिए विच का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो दी गई प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम यहां पर रूम के जस्ट बाद में करेंगे। रूम के जस्ट बाद में हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया द रूम इन, फिर आपको प्रयोग करना है विच का। तो विच का प्रयोग किया हमने, और विच का प्रयोग करने के बाद जो सेकंड सेंटेंस का शेष हिस्सा है उसको हमने लिखा, और उसके बाद में कोमा का प्रयोग करते हुए फर्स्ट सेंटेंस का जो शेष हिस्सा है उसको हमने उसके बाद में ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, द रूम इन विच आई लिव इज वेरी स्पेशियस। इसी सेंटेंस को हम दैट के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट के साथ फॉर्म कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। देखो पहले यहां पर सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द प्लेग्राउंड इज वेरी बिग, वी प्ले इन इट। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इट वर्ड किसके लिए आया है, ये इट वर्ड यहां पर इस द प्लेग्राउंड के लिए आया है। तो द प्लेग्राउंड क्या है, कि स्थान है। तो इस स्थान के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, हमारे पास इट है, और इस इट से जस्ट पहले हम देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो ठीक ऊपर वाले एग्जांपल की तरह ही इस सेंटेंस को भी हम विच के साथ फॉर्म करेंगे। तो विच के साथ कैसे करेंगे, इस इन का प्रयोग हमें इस स्थान के तुरंत बाद में किया, तो हमारा बन गया द प्लेग्राउंड इन। फिर इसके बाद में यहां पर अगर प्रीपोजिशन आपने लिखी है तो प्रीपोजिशन के बाद में आप विच का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, फिर उसके बाद में आपको सेकंड सेंटेंस का शेष बचा हिस्सा लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस का शेष बचा हिस्सा क्या है, वी प्ले। तो आपने लिखा यहां पर वी प्ले, और वी प्ले के बाद में आपने कोमा का प्रयोग किया। कोमा का प्रयोग करने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का शेष हिस्सा जो है इज वेरी बिग को हमने इसके साथ में ऐड कर दिया। तो यह आपका बन गया विच का। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको हम दैट के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं, दैट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना कि यहां पर अगर इस प्रीपोजिशन का प्रयोग अगर आप उस स्थान के तुरंत बाद में करते हो तो वहां पर विच का प्रयोग करेंगे। अगर इसी प्रीपोजिशन का प्रयोग यहां पर ही रहे, केवल हम इस इट को हटा दें, यहां पर अगर केवल इस इट को हटा दिया जाता है, प्रीपोजिशन अपने स्थान पर अगर रहती है तो वहां पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे फिर इसको द प्लेग्राउंड। अब यहां पर इस विच की जगह हम लिखेंगे दैट वी प्ले इन। यहां पर इस वी प्ले इन का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं,
जहां पर वो पहले थी वहीं पर हमने इन का प्रयोग किया है। अगर इनका प्रयोग वहीं है तो हम यहां पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस इन को यहां पर लेकर आते हैं तो फिर हमें विच का प्रयोग करना होगा। तो इन लिखा और इन लिखने के बाद हमने इस इट को हटा दिया और इट को हटाने के बाद आप कोमा का प्रयोग करेंगे और कोमा का प्रयोग करने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का शेष हिस्सा है उसको हम उसके बाद में ऐड कर देंगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ये। क्या सेंटेंस बना आपका? द प्लेग्राउंड दैट वी प्ले इन इज वेरी बिग। ऊपर वाले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस देखा था, द रूम इज वेरी स्पेशियस, आई लिव इन इट। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, इसको अगर दैट के साथ बनाया जाए तो दैट के साथ क्या बनेगा कि इस प्रीपोजिशन को हम यहां काम में न लेकर के इस प्रीपोजिशन को हम यहां काम में लेंगे। आई लिव इन के बाद में काम में लेंगे और आई लिव इन के बाद में अगर काम में लेते हैं तो विच के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इन्हीं सेंटेंस को हम वेयर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। यानी ये जो सेंटेंस है इन्हीं सेंटेंस को हम वेयर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए वेयर का प्रयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसका थर्ड रूल। तो तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है कि व्हेन ए प्लेस ट्रीट्स लाइक अ थिंग, यानी विच कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस। लेकिन प्लेस के साथ विच का प्रयोग कब होगा? तभी जब एक स्थान एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है, एक वस्तु की तरह व्यवहार में लिया जाता है। तो एक स्थान जो है वस्तु की तरह व्यवहार में कब लिया जाता है? तो उससे पहले हमें वस्तु के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। तो वस्तुएं हैं क्या? यानी वस्तुओं को एक तरह से हम कह सकते हैं वस्तुएं विनिमय का साधन है, यानी वस्तुओं को आदान प्रदान किया जा सकता है, या फिर हम कहें वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, वस्तुओं को बेचा जा सकता है, या वस्तुओं को बनाया जा सकता है, वस्तुओं को तोड़ा जा सकता है, या फिर वी कैन डिस्कस ऑन द थिंग्स, हम उनके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। तो वो क्या है? आपकी वस्तुएं। अगर यही सारे काम अगर उस स्थान के लिए हम काम में लेते हैं, यानी एक स्थान को, एक बंगलो को, एक रूम को अगर बनवाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है, तो वो क्या है? वो भी एक वस्तु है। यानी वस्तु को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आपको ध्यान देना होगा कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर अपने पास एक स्थान था द प्लेग्राउंड, और उस प्लेग्राउंड के लिए यहां पर प्रोनाउन आया था इट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वो स्थान है। लेकिन जैसा कि आप नीचे देखेंगे यहां पर द बंगलो इज वेरी कॉस्टली, आई बॉट इट। तो यहां पर बंगलो भी वैसे तो स्थान ही है, लेकिन यहां पर इसमें लिखा है कि आई बॉट इट। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है तो वो स्थान है, उसको हम स्थान मानेंगे और उसके साथ हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे इस सेंटेंस को जोड़े हम, तो द बंगलो, तो बंगलो के तुरंत बाद यहां पर हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। और विच का प्रयोग करने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस नेक्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे और उस नेक्स्ट सेंटेंस में से जो भी प्रोनाउन उस बंगलो के लिए आया है उसको हम वहां से हटा देंगे। तो यहां से इसको हटा दिया और हटाने के बाद जो शेष सेंटेंस बच गया उस सेंटेंस को हमने यहां पर लिखा आई बॉट लास्ट ईयर। फिर उसके बाद में आपने कोमा का प्रयोग किया। कोमा का प्रयोग करने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का शेष हिस्सा है उसको हमने उसके बाद में ऐड कर दिया। तो ये था आपका विच। विच के बाद में इसी से मिलता जुलता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस प्रकार के जो यूज है इनमें हम वेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वेयर का प्रयोग कैसे करना है? तो वेयर का प्रयोग के लिए आप ध्यान रखेंगे वेयर मीन्स होता है जहां, और वेयर का प्रयोग स्थान यानी कि प्लेस के लिए किया जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप वेयर के साथ दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो आपको वेयर से जस्ट पहले प्लेस को लिखना है और वेयर के जस्ट बाद में आपको पर्सन को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आपको? देखो, तो यहां पर मेन चीज है कि स्थान अगर मिलता है तो स्थान के लिए जो भी प्रोनाउन आएगा उससे पहले आपको प्रीपोजिशन मिलेगी। फर्स्ट थिंग, अगर प्रीपोजिशन मिलती है तो आप उस प्रीपोजिशन को हटा देंगे और उस प्रीपोजिशन को हटाने के बाद यानी प्रीपोजिशन भी हट जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन हो उस प्रोनाउन को भी हम हटा देंगे। पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको हेयर
या फिर देयर मिलता है, तो हेयर और देयर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों जो वर्ड हैं इनका प्रयोग भी स्थान के लिए ही किया जाता है। तो अगर ये आते हैं तो भी हम उस सेंटेंस में वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम वेयर का प्रयोग करेंगे तो वहां से उस सेंटेंस में से हेयर और देयर का प्रयोग हम उनको वहां से हम रिमूव कर देंगे। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस, द रूम इज वेरी एरी, आई लिव इन इट। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि रूम जो है वो एक स्थान है, और उस स्थान के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर प्रोनाउन आया हमारे पास इट। सेकंड थिंग, इट से पहले यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है। ध्यान रखना इस बात का कि अगर किसी स्थान के लिए जो भी प्रोनाउन काम में लिया गया है, उस प्रोनाउन से पहले अगर प्रीपोजिशन आई है तभी हम उस सेंटेंस में वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पर हम वेयर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर केवल हम विच का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, द रूम वेयर आई लिव इन इज वेरी, सॉरी, इस सेंटेंस को अगर हम कंबाइन करें तो कैसे बनेगा ये कि द रूम के तुरंत बाद हमने वेयर का प्रयोग कर दिया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में से हमने इन इट को हटा दिया, और इन इट को हटाने के बाद जो शेष सेंटेंस बचा है आई लिव, तो हमने इस आई लिव को इसके साथ ऐड किया, और आपका जो फर्स्ट सेंटेंस का जो शेष हिस्सा था वो हमने इसके तुरंत बाद में ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द कॉलोनी इज वेरी क्लीन, द कॉलोनी इज वेरी क्लीन, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कॉलोनी के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में देयर वर्ड आया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि या तो हेयर आएगा या फिर देयर आएगा, तो अगर देयर आया है तो इसका मतलब ये स्थान है, और इस स्थान के लिए देयर वर्ड आया है, तो इसको यहां से आप हटा दो, और हटाने के बाद आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेयर का प्रयोग करेंगे तो इस कॉलोनी के तुरंत बाद आपने वेयर का प्रयोग किया, और वेयर का प्रयोग करने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस, उस नेक्स्ट सेंटेंस का शेष बचा जो हिस्सा है वो यहां पर आपने ऐड कर दिया, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years, कि मैं यहां पर, यानी ये वो कॉलोनी है जहां मैं पिछले 2 वर्षों से रह रहा हूं, इज वेरी क्लीन, वो बहुत ही साफ है। तो इज वेरी क्लीन जो है ये हिस्सा है पहले सेंटेंस का, तो पहले सेंटेंस का हिस्सा आपने बाद में ऐड कर दिया। तो ये था आपका हुज, विच और वेयर। आशा करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।